एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक हमने ये क्लास 12th का अभी हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, इसके बाद चैप्टर 7 करेंगे। मतलब ये सीरीज़ वाइज चल रहा है। अगर आपको इससे पहले की भी वीडियो देखनी है तो आप वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्रॉपर बनी हुई है। तो आज हमें मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन से शुरू करना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, और स्पेसिएशन कैसे होता है, नई स्पीशीज़ कैसे बनती हैं, कहाँ से वेरिएशन, ये जो वेरिएशन आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इवन तो मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स, जो कि क्या करते हैं, हमारे फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फिनोटाइप क्या होता है, जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। डार्विन ने इन ईदर इग्नोर दीज ऑब्जर्वेशन, या फिर वो चुप रहे, ठीक है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूगो दे वेरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क, उन्होंने इवनिंग प्राइम रोज पे काम किया, और वहाँ से फिर वो एक आइडिया उन्होंने आगे रखा कि जो म्यूटेशन है, कि जो आइडिया है म्यूटेशन का, कि लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन। तो उन्होंने ये आइडिया आगे रखा कि अचानक से बहुत बड़े बड़े डिफरेंस, कि मतलब म्यूटेशन क्या है कि बड़े बड़े डिफरेंस जो अचानक से पॉपुलेशन में हो जा रहे हैं, ठीक है। उनका मानना था कि जो ये म्यूटेशन है, इट इज़ म्यूटेशन जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो उनका क्या मानना था, वो बिलीव करते थे कि जो म्यूटेशन है विच कॉजेज इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन, मतलब जो छोटे छोटे जो वेरिएशन है पेरेंट्स से बच्चों में आ रहे हैं, फिर बच्चों से उनके बच्चों में जाएंगे, वो नहीं, बल्कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। डार्विन ने क्या बोला था, डार्विन ने बोला था कि छोटे छोटे वेरिएशंस की वजह से म्यूटेशन इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन इनके कहने का मतलब था कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। म्यूटेशंस आर रैंडम, ठीक है, अचानक से हो जाते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऐसा नहीं कि इसी डायरेक्शन में म्यूटेशन होंगे, किसी भी दिशा में अचानक से कहीं भी हो जाता है। वाइल डार्विनियन वेरिएशन जो है वो स्मॉल है और डायरेक्शनल है। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल, बल्कि जो दे वेरीज थे उनका मानना था कि म्यूटेशन की वजह से स्पेसिएशन होता है, मतलब नई नई जो स्पीशीज़ क्रिएट हो रही हैं वो म्यूटेशन की वजह से हो रही हैं, और उसी को इन्होंने कहा था साल्टेशन, दैट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब एक ही स्टेप में बहुत बड़ा म्यूटेशन हो जा रहा है। और स्टडीज़ इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स बाद में फिर जब हुई तो कुछ क्लैरिटी आई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस। अब अगर कोई पॉपुलेशन दी हुई है उसमें कोई भी आसानी से पता लगा सकता है, वन कैन फाइंड आउट की जो फ्रीक्वेंसी है, कि कितनी बार ये जो एलील्स हैं जीन्स के या लोकस की, उसकी फ्रीक्वेंसी का हम लोग पता लगा सकते हैं। एलील्स कुछ नहीं है, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, किसकी, जीन की ही एक फॉर्म है, ठीक है। और लोकस वो जगह जहाँ पे वो लोकेटेड है। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू द जनरेशन, और ऐसा माना जाता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फिक्स रहेगी या फिर आपकी वेरिएशंस मतलब जनरेशन टू जनरेशन्स आपकी सेम रहेगी। अब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो एल्जेब्रिक इक्वेशंस का यूज़ करते हैं इसको स्टेट करने के लिए, इसको बताने के लिए। इनका जो प्रिंसिपल है वो सिंपल कहता है कि जो एलील की फ्रीक्वेंसी है, मतलब कोई पॉपुलेशन है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज है एलील्स की, वो स्टेबल रहती हैं, ठीक है। और जनरेशन से भी जनरेशन में जाएगा तो वो कांस्टेंट ही रहेंगी। अब जो जीन पूल है, जीन पूल का मतलब जितना भी जीन्स और जो भी एलील्स जो भी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है सब कुछ कांस्टेंट रहता है, और इसी को हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब समान, तो जितना भी टोटल जीन है, जो भी एलील्स हैं वो सब समान रहता है। उनका अगर आप सम करेंगे पूरा जो टोटल आएगा एलीलिक फ्रीक्वेंसी का वो 1 आएगा, ठीक है। अब जो ये जो है ये हम बाद में देखेंगे अभी, ठीक है। पहले हम रिटर्न पार्ट देख लेंगे उसके बाद देखेंगे इसको, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल है फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल हमने जैसे पी क्यू नाम दिया एक्सेट्रा, इन अ डिप्लॉयड पी और क्यू जो हैं वो आपका एलील ए और एलील स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे अब अगर फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए है तो इसको हम कैसे पॉपुलेशन में डिनोट करेंगे, पी स्क्वायर से, ठीक है। मतलब आप सिंपली इतना समझना कि इसमें क्या बोला है कि डिप्लॉयड में जो पी क्यू है, मान लो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए को और स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर मुझे ए जो है कैपिटल है, इसका मतलब ये
पी को डिनोट करें तो दैट इज़ पी स्क्वायर, और वैसे ही फिर आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है एलील ए की विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी, वो आपका दोनों क्रोमोसोम पर है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के, सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का ही प्रोडक्ट हमने किया है सिंपली। और ऐसे ही जब आप स्मॉल ए करेंगे तो वो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर स्मॉल और ये आपकी कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, जिसमें 2pq हो जाएगा। तो जब आप सब कुछ प्लस करेंगे, ठीक है, टोटल जो है, तब आपका जो है ये कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये जो है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है p प्लस क्यू स्क्वायर का, जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही एक्सपेंशन इन्होंने p प्लस क्यू स्क्वायर का किया है कि जब फ्रीक्वेंसी को मेज़र करेंगे डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर वो अलग आ रही है, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया कि 1 आएगा, तो अगर अलग आ रही है तो ये बताता है कि ये इंडिकेट करता है कि जो कुछ ना कुछ इवोल्यूशनरी चेंज हुआ है जिसकी वजह से वो वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि डिप्लॉयड में क्या होता है कि आपका जैसे कि पी और क्यू है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कैपिटल ए का है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम इस पी से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल ए का जो है हम इस क्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऐसे देखो कि अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में कोई डिस्टर्बेंस आता है या फिर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में, तो जो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या एलील्स इन पॉपुलेशन हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन, कि अब इवोल्यूशन हुआ है उसकी वजह से वो चेंज आ रहा है। अब आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि 5 फैक्टर्स हैं जिन्हें हम जानते हैं जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं और हमारी जो वैल्यू है वो 1 से डेविएट हो सकती है, ठीक है। दीज आर, सबसे पहला है जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो। माइग्रेट करना मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पॉपुलेशन जो है, अगर जीन माइग्रेशन हुआ है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ना, ये बाई चांस होता है कि बाई चांस कुछ हो गया, कुछ कैटेस्ट्रॉफ आ गया या फिर कुछ भी कैलामिटी हो गई जिसकी वजह से कुछ मतलब बाई चांस हुआ है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। म्यूटेशन क्या होता है वो आपको पता चल गया है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपको पता होगा। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन भी आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। जब माइग्रेशन जो है ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, तो जो जीन फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल में एज वेल एज न्यू वाली में भी चेंज आता है। इसको ना मैं आपको एक उससे समझाती हूँ कि इन्होंने क्या बोला। अब जैसे देखो ये 2 गांव हैं या 2, आप कुछ भी मान लो कि ए और बी कोई भी, ठीक है, गांव है या शहर हैं या कुछ भी है, ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन रहती है, तकरीबन मान लो 15, हम बहुत छोटा लेके चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके 20 लोग रहते हैं, ठीक है, 20 पॉपुलेशन है या 20 लोग हैं, जो भी आपको समझना है। अब यहाँ से 5 लोग यहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे तो 15 हो गया, लेकिन यहाँ पर आपका 20 हो गया। तो ये क्या हुआ, चेंज दोनों तरफ आएगा, जहाँ पे नई जुड़ेगी वहाँ पर भी, और जहाँ से पुराने जाएंगे वहाँ पर भी चेंज आएगा। तो वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीन फ्रीक्वेंसी में ओरिजिनल और न्यू पॉपुलेशन दोनों की जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। नया जीन या एलील जो है वो ऐड होता है न्यू पॉपुलेशन में और ओल्ड पॉपुलेशन से वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। दिस वुड बी अ जीन फ्लो, ठीक है। ये आपका क्या है, जीन फ्लो। इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम, अगर ये बहुत बार हो रहा है, ठीक है, इफ़ द सेम चेंज अगर बाई चांस अगर होता है तो वो आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। और समटाइम्स कभी कभार क्या होता है, जो एलील फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल कि वो अलग ही स्पीशीज़ बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वो इतना अलग हो जाता है कि वो अलग ही स्पीशीज़ बन जाती है, और जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है वो फाउंडर्स कहलाते हैं उस टाइम पर, और जो इफेक्ट है वो फाउंडर इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब माइक्रोबियल जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या शो करते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस की जो म्यूटेशन है उनके कुछ पहले से एग्जिस्ट करते हुए एडवांटेजेस हैं, व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन, उससे क्या होता है, न्यू फिनोटाइप्स जनरेट होते हैं या उनकी वजह से बनते हैं ओवर फ्यू जनरेशन। इससे आपका होता है स्पेसिएशन। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो हेरिटेबल वेरिएशंस हैं उसकी वजह से होता क्या है कि बेटर सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोजनी को अपने पीछे छोड़ पाते हैं। अ क्रिटिकल एनालिसिस, जब बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया गया तो इससे हमें क्या भरोसा हुआ कि जो वेरिएशन है म्यूटेशन की वजह से या फिर वेरिएशन जो है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस या फिर जीन फ्लो की वजह से कोई म्यूटेशन हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से म्यूटेशन हो, उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में जीन्स की चेंज आता है और एलील में इन फ्यूचर जनरेशन, ठीक।
अब जैसे कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो आपका लगेगा कि कोई अलग पॉपुलेशन है, तो नेचुरल सिलेक्शन से अब कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन हो सकता है, जिसमें कि ज़्यादा इंडिविजुअल जो हैं जो मीन करेक्टर वैल्यू है उससे बेसिकली ज़्यादा इंडिविजुअल एक्वायर कर रहे हैं जो मीन करेक्टर वैल्यू है, तो वो स्टेबलाइज्ड है। डायरेक्शनल वाली क्या होती है कि मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर, मतलब जो होना चाहिए उसके अलावा अलग ही वो एक्वायर कर रहे हैं, तो वो आपका डायरेक्शनल हो जाता है। और डिस्ट्रप्शन में क्या होता है कि ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो पेरीफेरल करेक्टर वैल्यू को एक्वायर कर रहे हैं एट बोथ एंड ऑफ द कर्व, इसमें दो वो हो जाते हैं। अब इसको सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एक बार। इसमें आपका क्या है, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, ये आपका मीडियम साइज के जो यहाँ पे इंडिविजुअल होंगे वो यहाँ पे फेवर्ड हो रहे हैं। मतलब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो लोग होंगे वो आप समझ लीजिए कि बहुत स्मॉल साइज्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज्ड है। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे जो फिनोटाइप फेवर हो रहा है नेचुरल सिलेक्शन से, वो कौन से इंडिविजुअल हैं, वो मीडियम साइज वाले इंडिविजुअल हैं जो फेवर हो रहे हैं यहाँ पे। अब इसी के तीन आप वो देखेंगे तो तीन में डिवाइडेड है। सबसे पहला है कि पीक गेट हाइयर और नैरोअर। तो पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना फैला हुआ है। अब ये पीक जो है ये पतला हो गया है और बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है और बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो पहला वाला आपका कहला रहा है स्टेबलाइजेशन, कि ज़्यादा लोग ने क्या एक्वायर किया है, ये जो मीन करेक्टर वैल्यू है, ये जो बीच वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा लोगों ने एक्वायर की है। यहाँ से आपका कम हुआ है जो शॉर्ट हाइट वाले हैं या जो लार्ज हाइट वाले हैं या जो लार्ज साइज हैं वो कम हुए हैं, और आपका ये पीक नैरो हुआ है और ज़्यादा ऊपर हुआ है। इसका मतलब मीडियम साइज़ वाले इंडिविजुअल जो हैं ज़्यादा हो गए हैं। अब यहाँ पे पीक जो है वो एक दिशा में शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये इस साइड शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अब जो हमने वहाँ पर देखा था स्टेबलाइजेशन हो गया। डायरेक्शनल वाले में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शनल में क्या होता है कि मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन वैल्यू। ये आपका डायरेक्शनल होता है कि मतलब मीन वैल्यू ये थी, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, मीन वैल्यू से अलग एक्वायर कर रहे हैं, मतलब मीन वैल्यू से दूसरे वैल्यू को ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं। मोर इंडिविजुअल एक्वायर अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू, तो वो आपका डायरेक्शनल हो जाता है कि एक दिशा की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया है। और वहीं पे ये दो पीक कब बनते हैं, ये आपका डिसरप्टिव है, जिसमें कि क्या हुआ है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरीफेरल वैल्यू, मतलब जो पहले करेक्टर वैल्यू थी ना दोनों एंड पे, मतलब यहाँ पे जैसे शॉर्ट साइज़ के लोग हैं या यहाँ पे लार्ज साइज़ के लोग हैं, ये ज़्यादा हो गए हैं और जो ये आपका मीडियम साइज़ है ये कम हो गया है। तो एक तरीके से दो पीक बन जा रहे हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी तो आप मुझे बोल दीजिएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से समझा दूँगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय। एंड आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए या आप चाहते हैं, और कोई सजेशन हो कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ, कुछ भी आप दे सकते हैं, बट प्लीज़ बहुत पॉजिटिव वे में दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दें ताकि मुझे बुरा ना लगे, प्लीज़। थैंक यू।